प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 10वें चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले सेकंड लेक्चर में हमने गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति के समीकरण हमने पढ़ लिए थे और इन्हीं समीकरणों पर आधारित हमने हमारी एनसीईआरटी बुक के कुछ संख्यात्मक प्रश्न सोल्व किए थे। और इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और संख्यात्मक प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, कुछ ऐसा है कि ये जो है 100 मीटर ऊंची एक मीनार है। कितना है? 100 मीटर ऊंची एक मीनार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई पत्थर जो है 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया गया, यानी एक पत्थर जो है यहाँ से गिराया जाता है। तो यहाँ से गिराया जाता है तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक, और कहता है कि उसी समय दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया और उसी समय जो दूसरा पत्थर जो है वो ऊपर की ओर फेंका जाता है। जिस समय इसको यहाँ से ड्रॉप किया उसी समय दूसरा यहाँ से फेंक दिया, तो इसका जो आरंभिक वेग है वो कितना हो जाता है? 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब ये कहता है कि दोनों पत्थर जो है कब और कहाँ मिलेंगे। कि ये मान लेते हैं कि यहाँ से चलने के बाद, यानी हाइट से चलने के बाद जो है ये x मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ कहीं आपस में मिल जाते हैं, यानी इस जगह पर कहीं आपस में मिल जाते हैं। ठीक, तो बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस x मीटर। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर मिल गए ऊपर से 100 मीटर के x मीटर के डिस्टेंस पर और नीचे से 100 माइनस x मीटर के डिस्टेंस पर, और t समय के बाद आपस में मिल गए। तो अब हमें x फाइंड आउट करना है और t फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम पहले पत्थर के लिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसके हल में हम लिखेंगे पहले पत्थर के लिए, पत्थर के लिए पहले पत्थर के लिए क्या है कि आरंभिक वेग 0 हो गया। ठीक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो त्वरण है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस जी के बराबर होगा और 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। और इसने दूरी कितनी तय की? x, तो इसके लिए s जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर आ जाएगा। और समय जो है इसका t है। ठीक, तो हम यहाँ पर इक्वेशन लगा देते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये वाला समीकरण लगाते हैं तो s की जगह पर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू यू कितना है? 0 गुणा में t प्लस में हाफ ए की जगह पर g इंटू टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि x बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, एक समीकरण हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पत्थर के लिए। अब दूसरे पत्थर के लिए दूसरे पत्थर के लिए जो आरंभिक वेग है वो कितना है?
25 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, और इसके लिए त्वरण देखिए कि वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके लिए जो त्वरण है वो -g के बराबर होगा, यानी -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, और समय वही t लेंगे हम, और जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, 100 - x होगा। ठीक, तो इसके लिए भी हम वही यूज़ करते हैं कि s = ut + ½ at²। तो आइए लगाते हैं, s = ut + ½ at²। अगर ये लगाते हैं तो s कितना है, 100 - x, 100 - x बराबर ut, u कितना है 25, और t कितना है, t की जगह पर हमें t रखना है एक बार, प्लस में ½ g × t का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर g कैसा लेना, आपने नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लेना है तो मैं क्या करता हूँ कि इस प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस ही लगा देता हूँ। ठीक, इसको मैं समीकरण 2 कह देता हूँ यहाँ पर। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए कि ½ GT² = x, अगर मैं यहाँ पर ये रख देता हूँ तो देखिए क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि 100, दूसरे में देखिए 100 - x है, ये 100 - x बराबर 25t माइनस ये जो ½ GT² है, तो ½ GT² = x है ना, ये x रख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर -x से -x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 25t बराबर 100 आ जाएगा यहाँ पर, 25t बराबर 100 आ गया। तो t बराबर कितना आ जाएगा, 100/25 यानी 4 सेकंड आ जाएगा। तो 4 सेकंड बाद में ये दोनों पत्थर आपस में मिलेंगे। तो कब का आंसर तो मिल गया भाई, 4 सेकंड बाद में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले समीकरण में t की वैल्यू रख देते हैं कि कहाँ मिलेंगे, ये चीज़ बताने के लिए, यानी हमें x फाइंड आउट करना पड़ेगा। x = ½ g को हम रख देते हैं 9.8, ½ 9.8 × t² यानी 4 का स्क्वायर। ठीक, ½ × 9.8 × 16, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 9.8 को हम 8 से गुणा करेंगे, 8 आठे 64, हासिल 6, 8 9 72 और 6 78, 78.4 मीटर, यानी टॉप से 78.4 मीटर डिस्टेंस पर ये मिलेगा। और अगर ग्राउंड से पूछा जाए कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर मिलेगा, तो ये आ जाएगा आपका 100 - 78.4। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 21.6 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये मिल जाएगा। तो कुछ एक बुक्स में जो है यहाँ पर 80 मीटर फाइंड आउट कर रखा है, तो उन्होंने जो है जी को 10 लेकर के सोल्व कर रखा है। तो अगर ये 10 लेके सोल्व करोगे तो ये 80 आ जाएगा, और ये 100 - 80 ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो यही है, बाकी 80 और 20 को भी हम ठीक मान लेते हैं। और फाइनल आंसर इसका कब का क्या लिखोगे कि मीनार के शीर्ष से 78.4 मीटर नीचे या ज़मीन से 21.6 मीटर ऊपर दोनों पत्थर आपस में मिलेंगे। ओके, अब देखिए इसी तरह से एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है। ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि कहता है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात
फेंकने वाले के पास वापस लौट आती है। ज्ञात कीजिए कि यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई। गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई और 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ये ज़मीन है, हमारा पृथ्वी का धरातल है। अब यहाँ से कोई गेंद फेंकी गई ऊपर की तरफ, ठीक। अब देखिए कि ये ऊपर जाने के बाद जो है 6 सेकंड पश्चात वापस 6 सेकंड पश्चात वापस जो है फेंकने वाले के पास आ जाती है, ठीक। तो ये कहता है कि किस वेग से ऊपर फेंकी गई। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली ये है कि देखिए कि पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में उसको 6 सेकंड का समय लगा। 6 सेकंड का समय लगने का मतलब कि 3 सेकंड जाने का, 3 सेकंड आने का, यानी टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। ऊपर जाने का समय बराबर नीचे आने का समय होता है, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि धरातल से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में, यानी इसको मैं बिंदु ए कह देता हूँ, इसको बिंदु बी कह देता हूँ, कि माना ए आरंभिक बिंदु है, आरंभिक बिंदु है तथा बी उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, ठीक। ये चीज मान लेते हैं। अब हम देखिए पहले ए से बी तक की यात्रा के लिए हमारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए से बी तक यात्रा के लिए, इसके लिए देखिए आरंभिक चाल तो यू हमें ज्ञात करनी है और अंतिम चाल देखिए हाईएस्ट पॉइंट माना इसको, तो अंतिम चाल या अंतिम वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समय जाने में लगा समय बराबर आने में लगा समय, 6 सेकंड का आधा यानी 3 सेकंड का समय लगेगा, ठीक। और त्वरण नीचे से ऊपर जाएगा तो -g के बराबर होगा। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी आसान कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आपका आंसर ना मिले एनसीईआरटी में तो इसको 9.8 ले लेना, ओके। तो एक बार मैं 10 ले करके सोल्व कर देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे। हमारे पास ए है कितना, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। वी यू ए और टी, उसके लिए फार्मूला बनता है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। तो v है 0, u हमें ज्ञात करना, इसलिए u को u रहने देते हैं, प्लस में ए टी, प्लस में a है तो ये -10 इंटू टी हो गया 3, ठीक। तो यहाँ से u बराबर 30, तो u बराबर 30 और मीटर पर सेकंड में आएगा ये। तो आरंभिक वेग जो है 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ए पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पर, ठीक। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। बी पार्ट में आपको क्या ज्ञात करना कि अधिकतम ऊंचाई, यानी ए से बी तक की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है, एच ज्ञात आपको करना है। तो इसके लिए आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एस की जगह क्या है, एच है आपका, यू अभी आपने कैलकुलेट कर दिया 30 इंटू टाइम आपको पता है कितना लगता है 3 सेकंड है, ठीक, प्लस हाफ ए की जगह -10 इंटू टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 30 गुणा में 3 90 हो गया, और माइनस ये 9 5 45, ठीक, 90 माइनस 45 और हाइट है तो ये मीटर में होगी, ठीक। तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, 45 मीटर आ जाएगी।
अब इसका सी पार्ट और कैलकुलेट कर लेते हैं। सी पार्ट में देखते हैं, कहते हैं 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। अब देखिए 3 सेकंड में तो यहाँ पहुँच गई, पहले 3 सेकंड में तो यहाँ से गेंद यहाँ पहुँच गई। अब 4 सेकंड बाद में, यानी यहाँ से 1 सेकंड बाद में देख लेते हैं। ठीक, 1 सेकंड बाद में मान लेते हैं कि ये बिंदु सी पर होगी। ठीक, तो यहाँ थोड़ी जगह कम है, मैं सी पार्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। माना 4 सेकंड पश्चात गेंद बिंदु सी पर होगी। ठीक, अब बी से सी तक की यात्रा के लिए, बी से सी तक की यात्रा के लिए देखिए कि यहाँ से जैसे गेंद आएगी तो यहाँ अब आरंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बी से सी की यात्रा कर रहे हैं, तो बी से हम नोट करना शुरू करेंगे, यानी बी पे आरंभिक वेग हो जाएगा इसका 0। ठीक, अंतिम बिंदु क्या लिया, सी। तो अब सी हमें बताना है कि बी से कितनी दूरी पर है। ठीक है ना, इसकी स्थिति का मतलब इसकी पोजीशन बतानी है हमें। तो बी से सी तक समय कितना लगा, समय लगा 1 सेकंड। ठीक है, क्योंकि 3 सेकंड तो यहाँ लग ही लिए, बाकी 1 ही सेकंड बचा है यहाँ तक आने के लिए। तो और वी आ गया आपका, टी आ गया एक्सीलरेशन, यानी जी अब इस यहाँ पर प्लस का लेंगे, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। ठीक, और अब आपको यहाँ पर ये दूरी ज्ञात करनी, यानी एस आपको ज्ञात करना है। ठीक, अगर ये ज्ञात करना है तो आप क्या लगाओगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है, 0, तो ये सारा फैक्टर तो 0 ही हो जाएगा। 0 गुणा में 1 प्लस में हाफ, a कितना है 10 और इंटू टी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये तो 0 हो गया, ये पॉइंट नहीं है, गुणा का निशान है। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। ठीक, तो अब देखिए कि टोटल ऊंचाई जो है ये कितनी हमने निकाली, 45। तो ज़मीन से ऊंचाई जो है इसकी कितनी हो जाएगी, ज़मीन से ऊंचाई जो है 45 माइनस 5, 40 मीटर की ऊंचाई पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16, ये मैंने पहले छोड़ दिया था, लेकिन एक स्टूडेंट का कमेंट आया था सर कि ये सोल्व नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं सोल्व करवा रहा हूँ। ये आज वाले कॉन्सेप्ट पे तो नहीं है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर आधारित है ये। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि सूर्य, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणा 10 की पावर 30 किलोग्राम है। दोनों के बीच की औसत दूरी 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसको मैं m1 मान लेता हूँ, और सूर्य का जो द्रव्यमान है उसको मैं m2 मान लेता हूँ। ठीक, दोनों के बीच की जो दूरी है उसको मैं r या d कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर m1 जो है वो कितना है, 6 गुणा में 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक, और m2 है वो कितना है, 2 गुणा 10 की पावर 30 किलोग्राम। ठीक, और इनके बीच की औसत दूरी को आप r कह दीजिए, या पहले हमने d कह रखा था, आप d भी कह सकते हैं। 1.5 गुणा में 10 की पावर 11 मीटर। ठीक, तो इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो किसके बराबर होगा, g m1 m2 बाई
आर स्क्वायर। तो अब देखिए जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 6.67 गुणा में 10 की पावर -11, और फिर इसकी इकाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। m1 कितना है 6 गुणा में 10 की पावर 24, और m2 कितना है 2 गुणा में 10 की पावर 30 बटे में आर स्क्वायर। आर कितना है 1.5 गुणा में 10 की पावर 11 और इसका स्क्वायर। ये फोर्स निकाल रहे हैं तो इसके साथ में यहाँ पर न्यूटन लगा दीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया था कि जो सिंपल हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं 6.67, यानी जो दशमलव वाले और जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको ऐसे सॉल्व अलग लिख लीजिए बस। ठीक, 6.676 और 2, और 1.5 का स्क्वायर है तो 1.5 गुणा में 1.5, और 10 की पावर्स को अलग लिख लीजिए। 10 की पावर -11 गुणा 10 की पावर 24 गुणा 10 की पावर कितना 30 बटे में 10 की पावर 11 का स्क्वायर है तो 10 की पावर 11 गुणा 10 की पावर 11। इस तरह से 10 की पावर्स को अलग लिख लीजिए, इनको अलग लिख लें। तो अब जो आपस में कटता उनको काट लें यहाँ से, और फिर इनको सोल्व कर लें। अब देखिए कि अगर इनको हम सोल्व करेंगे ना तो ये जैसे इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे भाग दे दो, ये करेंगे तो 35.57 आएगा, गुणा में 10 की पावर देखो कितनी आएगी कि 11 और 11 22, और ये 22 पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की 22 और -11 माइनस की 33। अब माइनस की तो 33 पावर है और प्लस की है 30 20 50 54, प्लस की 54 पावर है, तो ये बचेगी 21 पावर, यानी 10 की पावर 21। ठीक, इतना न्यूटन फोर्स जो यहाँ पर हो जाएगा। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो ये पॉइंट और एक और आगे ले जाओ, इसको हम लिख देंगे 3.557 इंटू 10⁻²²। ठीक, इतना न्यूटन जो है इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। और अगले लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, और वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है द्रव्यमान और भार। हम देखेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और इन्हीं पर आधारित हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, और हम ये देखेंगे कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और उसके बाद जो कुछ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो अगला लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको भी आपने मिस नहीं करना है। इस लेक्चर को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।